जिंदगी में बहुत सारे परेशानियां आती हैं और यूपीएससी एस्पिरेंट की ज़िंदगी भी इन परेशानियों से दूर नहीं है। रिसर्च करनी थी पीटी 365 पर, पॉलिटी का यहाँ पर डॉक्यूमेंट आ गया था और प्री भी जो है वो आने वाला है, लेकिन रिसर्च आजकल लोगों की एस्पिरेंट्स की होने लगी है दूसरे वाले पीटी पर जो आप थंबनेल पर देख पा रहे होंगे। तो हम यहाँ पर असली पीटी के ऊपर रिसर्च करेंगे और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको यहाँ पे कवर करेंगे। दिस इज मी राहुल एंड यू आर वॉचिंग यूपीएससी लॉजी। यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल एंड यू कैन ज्वाइन मी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैगजीन एंड करंट अफेयर्स। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन। लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करेंगे लोकल इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें पहला टॉपिक है, पहला मुद्दा है लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। कॉन्टेक्स्ट सिंपल है, हरियाणा की गवर्नमेंट जो है 75% लोकल रिजर्वेशन लेकर आई थी, जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो है वो चैलेंज वगैरह उसका चल रहा है। और द थिंग इज कि यहाँ पर न्यूज़ में ये है क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट लेकर आई थी, एक स्पेसिफिक एक्ट लेकर आई थी, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020। नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर द एक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हरियाणा पहला ऐसा राज्य है, इसके पहले भी बहुत सारे राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश। कुछ दिन पहले एमपीपीएससी का फॉर्म आया था, अगर आप एमपी के नहीं हैं तो आप उसको फिल नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लोकल रिजर्वेशन वगैरह दिया जा रहा है। तो ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में हैं या नहीं है, एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आपको पता ही होगा कि पॉलिटी की जब लक्ष्मीकांत पढ़ते हो वहां पर राइट टू इक्वलिटी है, जिसके अंदर आर्टिकल 14 to 18 आता है, और उसके अंदर और जाओगे तो आर्टिकल 15, 16 वगैरह इन चीजों की बात करते हैं। 15 में इक्वलिटी ऑफ आपका इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेंगी, ठीक है। 15 में राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन और फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी 16 में मिलेगा। तो वही चीज़ है कि 16 में ये सब चीज़ें मना है, और 16 में अगर आप स्पेसिफिकली बात करोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है RRCSP, दैट इज रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस एंड बर्थ, इसके अलावा डिसेंट एंड रेजिडेंस, इनके बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। एंड दैट्स वाई 16 के तहत ये सारी चीज़ें अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक तरीके से हो जाती हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये बेसिक जानकारी है। इसके अलावा आर्टिकल 16(3) में कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी है, जहाँ पर पार्लियामेंट ये चाहे तो कर सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश में 1970s तक का कुछ टाइम था, आई एम अनएबल टू रिकॉल दैट करेक्टली, लेकिन कुछ टाइम के लिए आंध्र प्रदेश में एक रिक्वायरमेंट ऑफ रेजिडेंस ऐसा करके एक एक्ट था, जिसके तहत आंध्र प्रदेश में ये प्रोविजन हुआ करता था कि आंध्र प्रदेश के लोकल लोगों के लिए वहां पर रिजर्वेशन, लोकल रिजर्वेशन होता था। ये चीज हो सकती है आर्टिकल 16(3) के तहत, बट द थिंग इज कि वहां पर पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जहां पर पार्लियामेंट के पास पावर है, चाहे वो आपका सिटीजनशिप को टर्मिनेट करने का आर्टिकल हो या फिर फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 16 क्लॉज 3 हो। इसके अलावा आर्टिकल 17 में अभी पार्लियामेंट के पास पावर होती है। इसके अलावा कुछ और भी आर्टिकल्स होते हैं जो आपको एक टाइम से याद रहने चाहिए, 29, 30 और 32 वगैरह। 33 में भी ऐसा कुछ है, 33, 34 किसी एक आर्टिकल में भी ऐसा है। तो ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट याद रहने चाहिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज आर्टिकल, दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। इसके अलावा ये जो सन ऑफ द सॉइल थियरी है, ये क्या होता है? सन ऑफ द सॉइल थियरी का मतलब यही है कि जो हमारे जल जमीन ऐसा कुछ होता है ना कि बाहरी, और आपने ये पॉलिटिशियन जब आपने सुना होगा कि जब इलेक्शंस आते हैं तो कहा जाता है कि हम अंदर के हैं, बाकी लोग बाहर के हैं। तो जो सन ऑफ द सॉइल के हम इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, तो दैट काइंड ऑफ आइडियोलॉजी। तो ये जो लोकल रिजर्वेशन होता है, ये एक रीजनलिज्म का भी एक सब टॉपिक बनता है, क्योंकि रीजनलिज्म आपके जीएस पेपर 1 में सोसाइटी में दिया गया है, जहाँ पर क्षेत्रवाद होता है, यानी हमारा रीजन ये है, हमारा रीजन महारीजन और दूसरों का रीजन छोटा मोटा रीजन, इन्फीरियर रीजन। सो इसी को कहते हैं सन ऑफ द सॉइल थियरी। इसके अंदर जुडिशरी ने क्या क्या बोला है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले यूपीएससी सीएससी 2021 के मेंस में इस पर स्पेसिफिक क्वेश्चन आ चुका है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या जजमेंट दी हैं, तो इसलिए जजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पिछले प्रीलिम्स में भी 2020 में एक क्वेश्चन आया था, रुकमा बाई और ऐसा करके एक आर्टिकल, एक मतलब केस आया था। तो केसेस आर बिकमिंग इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी सीएससी एंड दैट्स वाई यू हैव टू कीप एन आई ओवर देम। तो यहाँ पर 1984 में प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कोर्ट ने बोला कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल
यहाँ पर होता है, ये कोई भी अगर प्रोविजंस और इस तरीके की चीज़ें होती हैं, लेकिन केस अलग एस्पेक्ट पर था, तो इसलिए वहाँ पर उस केस में एक्सप्रेसली उसमें एक्सप्लिसिटली रूल नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे देखो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो बोला कि ऐसी पॉलिसीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं, लेकिन उस स्पेसिफिक केस में कुछ ऐसी बात रही होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे वहाँ पर डायरेक्टली नहीं बोला कि ये गलत है। लेकिन 1995 में 11 साल बाद एक और केस हुआ, सुनंदा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर 5% वेटेज दिया जा रहा था जो तेलुगु बोल लेते हैं, तेलुगु एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिन्होंने तेलुगु में पढ़ाई की है उनको 5% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया जा रहा था। मतलब जब अपॉइंटमेंट होगी तो 5% सीटें ऐसे लोगों को दी जाएंगी जिनको तेलुगु एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जिन्होंने पढ़ा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं वही चीज़ आ गई, सन ऑफ द सॉइल आ गया, इसलिए ये सुनंदा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश यहाँ पर एक्ट जो है वो हटा दिया गया था। मैंने अभी बताया था कि 1970s तक आंध्र प्रदेश में वो रिक्वायरमेंट ऑफ रेजिडेंस करके एक्ट था, लेकिन ये 1995 की बात है, तो दैट्स व्हाई यू कैन से कि आंध्र प्रदेश को भी वो छूट नहीं मिली हुई है। इसके अलावा 2002 में सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेटेड द अपॉइंटमेंट ऑफ, राजस्थान में क्या हुआ था कि वहाँ पर स्पेसिफिक लोकल जो डिस्ट्रिक्ट के और लोकल जो एरिया रूरल एरिया के लोग थे उनको अपॉइंटमेंट में क्या दिया जा रहा था, टीचर्स को एक मतलब रिजर्वेशन टाइप की चीज़ दी जा रही थी कि चलो ये उनको प्रेफरेंस दी जा रही थी, एंड दैट प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इज अगेंस्ट द आर्टिकल दिस 14 to 18 मीन्स राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट है। तो 2002 में राजस्थान वाला केस, और एक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी यूपी सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन जो है, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन जो लोअर पीसीएस होता है, तो वहाँ पर भी जो वीमेन जो हैं उनको ओरिजिनल रेजिडेंट्स को, यूपी की जो ओरिजिनल रेजिडेंट्स हैं उनको कुछ रिजर्वेशन दिया जा रहा था। दैट काइंड ऑफ थिंग वाज आल्सो स्ट्रक डाउन बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कोई नाम नहीं है एज सच, बट प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस थिंग फॉर योर मेंस एंड प्रीलिम्स, एंड सुनंदा रेड्डी वर्सेस आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 1984 और 1995 बिल्कुल दिमाग में याद रख लेना। इसके अलावा सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी आपको पता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं वो हुआ करते हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ओबीसी जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस, ऐसा स्पेसिफिक टर्म कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है या नहीं है, ओरिजिनल में था या आगे बाद में कभी अमेंडमेंट के थ्रू आया या नहीं आया, इस पर आपको लिखना है कि यस और नो। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। और यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक्सटेंशन ऑफ जस्टिस जी रोहिणी कमीशन फॉर 6 months। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जस्टिस जी रोहिणी कमीशन एक बनाया गया था फॉर द सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज। ओबीसीज आपको पता है, ओबीसीज जो होते हैं उसके अंदर सब कैटेगराइजेशन की बात हो रही है। बेसिकली बात हो रही है कि 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दो, एक एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कर दो, एक मोर बैकवर्ड क्लास कर दो, और एक कंपेरेटिवली मतलब नॉट दैट बैकवर्ड, अदर बैकवर्ड लाइक दैट ओनली। ओके, तो इस तरीके की कुछ बात है और इस पर बात अभी चल रही है, जब कुछ आएगा तब ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। बट एज ऑफ नाउ ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन की बात हो रही है, तो ओबीसी का पास्ट वगैरह आपको पता होना चाहिए। पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन 1953 में बना था, काका केलकर कमीशन। ठीक है, ये 1953 में बना था। ठीक है, इसके अलावा 1979 में दूसरा बना था बीपी मंडल का मंडल, ये सारी चीज़ बहुत पॉपुलर हुई थी 1990s में। लेकिन 1990s में ये कमीशन नहीं बना था, कमीशन पहले ही बन गया था 1979 में, लेकिन इस चीज़ को उठाया बाद में गया था जो 1990s में गवर्नमेंट हुआ करती थी उनके द्वारा। इसके अलावा ये जो मंडल कमीशन था, इसने 27% रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 16(4) की बात की थी। तो 16(4) आपको पता होना चाहिए कि एक अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है। 16(4) वहाँ पर एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन देने की बात हो जाएगी कि भाई ठीक है, थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन चलता है, तो ये सारी थोड़ा बहुत रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन चलते हैं, तो ये चीज़ें वहाँ पर रहेंगी। और 1992 में इंदिरा साहनी जजमेंट में क्रीमी लेयर आई। क्रीमी लेयर जो है, इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि 8 लाख से ज़्यादा अगर एनुअल इनकम है तो ओबीसी के लिए नहीं होते हैं, तो आप क्रीम में आ जाते हैं। क्रीम का मतलब क्या होता है, क्रीम जो है वो ऊपर आ जाती है। ऐसे ओबीसी में जो लोग ऊपर हैं और जो लोग क्रीम हैं, उन क्रीम वाले लोगों को रिजर्वेशन ओबीसी का नहीं मिलता है, वो जनरल के इक्विवेलेंट ट्रीट किए जाते हैं। और ये जो क्रीमी लेयर वाला जो काम है, ये जो वर्ड है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1971 में सत्यानाथम कमीशन के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम कि क्रीमी लेयर का पहली बार ये जो इंट्रोडक्शन है वो 1971 में हुआ था। आप देख पा रहे हैं बीपी मंडल के भी 8 साल पहले क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आ गया था।
ओबीसी का रिजर्वेशन बाद में आया, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट पहले आ गया कि ऐसा कुछ होना चाहिए। एससी एसटीज में कोई भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर कहा जाता है कि भाई ये कोई सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस तो हैं ही, लेकिन ये बेसिकली इकोनॉमी की बात नहीं है एससी एसटी के लिए, ये तो बात है हिस्टोरिकल इनजस्टिस की। इतिहास में जो गलतियाँ हुई और जो रिलीजन प्रैक्टिसेस में जो चीज़ें मंजूरी जिनको मिली हुई थी, अनटचेबिलिटी वगैरह को, तो दैट्स वाई वहाँ पर अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि वो एससी एसटी और वो सारी चीज़ें जो उसको जो भी झेलना पड़ता है वो ख़त्म हो जाएगा। दैट्स वाई वो चीज़ें यहाँ पर वहाँ पर क्रीमी लेयर अप्लाई नहीं की जाती। तो उसमें डिबेट है, वो डिबेट का मुद्दा है। दैट थिंग इज़ नॉट कवरिंग, वी आर नॉट कवरिंग दैट थिंग ओवर हेयर, बट आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। इसके अलावा इंदिरा साहनी जजमेंट जो 1992 में आया था, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ें बोल रही थी, जैसे रिजर्वेशन टू एसईबीसीज और 50% का एक कैप लगाया गया था रिजर्वेशन का, और देयर शुड नॉट बी रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ऐसा भी कहा गया था। वो बात अलग है कि बाद में कुछ अमेंडमेंट्स के थ्रू ये सारी चीज़ें, ये जो 77th अमेंडमेंट था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये सारी चीज़ें बाद में हटा दी गई थी गवर्नमेंट एक्ट्स के थ्रू, कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन भी दिया जाने लगा, और जो कॉन्सिक्वेंशियल कॉन्सिक्वेंशियल जो आपकी सीनियोरिटी होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इनकॉर्पोरेट की गई। जस्टिस रोहिणी कमीशन, तो यूनियन गवर्नमेंट हैड कॉन्स्टिट्यूटेड 340 के तहत ये कमीशन बनाया जाता है, लेकिन जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है वो आर्टिकल 338B के थ्रू बनाया गया है, ना कि 340 के अंदर, क्योंकि 340 के अंदर थोड़ा सा टेम्परेरी प्रोविज़न टाइप का है, लेकिन अब वो देखने वाली बात है कि क्यों ऐसा किया। बट द थिंग इज़ कि 338B में बनाया गया आपका NCBC, दैट इज़ नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास, ठीक है, क्योंकि वो 338 जो है वो आपका नेशनल कमीशन ऑफ SCs होता है, उससे 338A निकला, 338 से 338 के मतलब अपेंडेज में A बनाया गया, उसमें SC ST का बना, और B के अंदर आपका OBC का बना दिया, क्योंकि नेशनल कमीशन पहले से 338 में थे तो वहीं A भी कर दिया गया, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं, A पहले ही किया गया था, B अभी रिसेंटली किया गया है, और इम्प्रूव द इक्विटेबिलिटी ऑफ शेयरिंग वगैरह, तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी कॉन्सेप्ट क्या है। वी आर नॉट गोइंग टू कवर एवरीथिंग ओवर हेयर। इसके अलावा डेवलपमेंट रिगार्डिंग द 102nd अमेंडमेंट, तो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था उसने NCBC बनाया था, 338B के तहत बनाया था। इसके अलावा 342A भी यहाँ पर है, जिसके 2 क्लॉज हैं, तो ये प्रेसिडेंट को पावर देते हैं कि भाई वो SCBC को नोटिफाई कर सकते हैं। मतलब जो सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBCs होती है, देखो 2 लिस्ट होती हैं, एक होती है कि कोई कम्युनिटी है स्टेट के अंदर OBC है, और एक होती है सेंटर अपना रिकॉग्नाइज करती है कि ये कम्युनिटीज सेंट्रल OBCs में आती हैं। सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC जो है वो प्रेसिडेंट पहली बार बनाते हैं, उसके बाद अगर उसमें फर्दर कोई भी चेंज करना होता है, ऑल्टरेशन करना होता है, तो वो चीज़ पार्लियामेंट के हाथ में होती है। जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस थिंग। जैसे मान लो पहली बार जो है वो आपका प्रेसिडेंट सेट करेंगे लिस्ट को, उसके बाद ऑल्टरेशन का काम जो होगा वो पार्लियामेंट करेगी, ना कि कोई और। स्टेट नहीं कर सकती, कोई और नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये 342A में है। बाद में ये चीज़ को क्लैरिफिकेशन इसमें दिया गया कि इसमें आर्टिकल को पढ़ के ऐसा लग रहा था कि स्टेट के पास कोई पावर रही ही नहीं आफ्टर द दिस 102 ये वाला जो अमेंडमेंट है, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इसके बाद ऐसा लगने लगा कि सेंटर वाली बात तो खत्म ही हो गई, तो इसलिए बाद में एक और अमेंडमेंट ला के कहा गया कि नहीं, स्टेट के पास भी पावर है, वो अपना स्टेट वाली जो लिस्ट पहले हुआ करती थी उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें। इसके अलावा OBC और इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन को मेडिकल कोर्सेज में जो ऑल इंडिया कोटा स्कीम है, ये ऑल इंडिया कोटा स्कीम जो है ये 1986 में शुरू हुई थी, लेकिन इसके अंदर कोई भी रिजर्वेशन का प्रोविज़न शुरू में नहीं था। 2007 तक, यानी 1986 से 2007 तक कोई भी रिजर्वेशन का प्रोविज़न नहीं था ऑल इंडिया कोटा स्कीम में। ऑल इंडिया कोटा स्कीम में क्या होता है कि 15% UG सीट्स और 50% PG सीट जो है वो यहाँ पे क्या होता है कि ये गवर्नमेंट मतलब सेंटर के कंट्रोल में चली जाती हैं। ऑल इंडिया कोटा पे इनकी मेरिट बनती है, लेकिन शुरू में इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता था। 2007 में SC ST रिजर्वेशन तो लागू हो गया, ठीक है, 15%, 7.5%, लेकिन जो OBCs हैं और जो अभी EWS हैं इनमें कुछ नहीं वो चीज़ें थी। EWS का तो अभी आया, लेकिन OBC का समझ लो कि 1986 या शुरुआत से ही ऑल इंडिया कोटा जब से शुरू हुआ कोई रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं था, लेकिन उसको फिर अमेंड किया गया। और आर्टिकल 15(5) में, क्योंकि 15(5) जो है जो कहता है कि एजुकेशन सोशली एंड इकोनॉमिकली
जो बैकवर्ड क्लासेज हैं SC/BCs, उनको जो रिजर्वेशन की बात करता है सेंट्रल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, आर्टिकल बताता है ना 15(5), लेकिन वहाँ पर वो मेडिकल वालों को इंक्लूड नहीं करता था, तो वहाँ पर भी अमेंड किया गया और अमेंड करने के बाद चीज़ों को बदला गया और नाउ एवरीवन EWS OBC हर किसी को रिजर्वेशन का प्रावधान यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। ओके, इन द मेडिकल एजुकेशन। सो मेडिकल एजुकेशन इज समथिंग जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा रिजर्वेशन ऑफ OBC इन द लोकल बॉडी पोल्स, तो ये सिंपल है कि सेंटर इज कंसिडरिंग के चेंज करना चाह रहे हैं OBC का रिजर्वेशन इन लोकल बॉडी। एज ऑफ नाउ जो भी रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन सिर्फ SC/ST कम्युनिटी को है, वीमेन को रिजर्वेशन है, लेकिन OBC का जो है वो परमानेंट, वो मतलब फिक्स नहीं है, स्टेट देना चाहे तो दे सकती हैं, अदरवाइज देयर इज़ नो यू कैन से कंपलसरी प्रोविज़न रिगार्डिंग दैट। ठीक है, और SC ऑर्डर आर बेस्ड ऑन द कृष्णामूर्ति जजमेंट। ये जजमेंट आपको पता होना चाहिए, जो स्ट्रेस की थी कि बैरियर टू द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आर नॉट ऑफ द सेम कैरेक्टर एज बैरियर्स दैट लिमिट एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट वगैरह और ये सब चीज़ें। देन बेसिक स्ट्रक्चर आप पॉलिटी की बुक से पढ़ सकते हो। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो केशव नंदा भारती थे, जिनके नाम पर ये केस वगैरह ये पॉपुलर है, तो इनकी डेथ हुई थी और उसी चक्कर में ये पूरा जो न्यूज़ आर्टिकल है, ये जो पूरा चीज़ है, ये न्यूज़ में थी। ठीक है, तो बाकी आपको ये सब बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बेसिक स्ट्रक्चर कैसे आप याद रख सकते हो, आप सिंपली याद रखो यहाँ पे कि भाई ठीक है, ट्रिपल यहाँ पे कुछ एस हैं, जैसे सोवेनिटी है, यहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अलावा सेकुलर स्टेट है, तो ऐसे करके, और सेपरेशन है, तो 4 तो भाई एस हो गए। ठीक है, इसके अलावा फिर और भी चीज़ें हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कुछ भी ट्रिक बना के। सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज प्रोविजंस, क्योंकि ये न्यूज़ में है। ठीक है, सो दिस इज देयर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, कैसे गोलकनाथ केस था, फिर उसके बाद कैसे अमेंडमेंट फर्दर चलते रहे, कैसे टसल चलती रही पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में, ये पूरी टाइमलाइन आपको पता होना चाहिए कि 1951 और 65 में शुरुआत में कुछ ऐसे केस हुए, जैसे शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह केस। ये शुरू के केस हैं जहाँ पर पार्लियामेंट ने ये बोला कि अमेंड एनी पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, कि पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है। गोलकनाथ केस में कहा कि नहीं, कुछ नहीं कर सकती है, कुछ चीज़ें नहीं कर सकती, जैसे फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती, और आर्टिकल 368 में प्रोविज़न वो है वो, लेकिन कोई पावर नहीं देता कि ऐसा कुछ कर सको। ठीक है, लेकिन फिर 24th अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद भी ऐसे चलता रहा, आप इसको देख सकते हो। आई एम नॉट गोइंग टू डील विद ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि ये सारी बेसिक पॉलिटी में आप पढ़ते हैं। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ दी हुई है। एक लिबरल प्रिंसिपल है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी जो आपके सिविल मैटर्स होते हैं उनमें एक लॉ होना चाहिए। अभी जो अलग अलग लॉ होते हैं, जैसे अलग अलग आप पढ़ते हो, हिंदू मैरिज एक्ट होता है और इस्लाम का अलग होता है, तो ये सारी चीज़ें एक होनी चाहिए, ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलता है। बैकग्राउंड क्या है, इंडिपेंडेंस के पहले लेक्स लो की रिपोर्ट ऑफ अक्टूबर 1840, उसने इंपॉर्टेंस बताई थी कि यूनिफॉर्मिटी कितनी ज़रूरी है इंडियन लॉ में रिलेटेड टू क्राइम एविडेंस कॉन्ट्रैक्ट, बट इट ऑल्सो रिकमेंडेड दैट पर्सनल लॉज ऑफ हिंदू मुस्लिम शुड बी केप्ट आउटसाइड सच कोडिफिकेशन। तो ऐसा बोला, लेकिन ये भी बोला कि हिंदू मुस्लिम के लॉज को आउटसाइड रखना चाहिए। इसके अलावा क्वींस 1859 प्रोक्लेमेशन, तो उसने भी नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर कहा था, क्योंकि आपको पता है 1857 की जो क्रांति हुई थी और उसके बाद यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि अब हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ठीक है, प्रिंसली स्टेट को भी कहा था कि हम और ज़्यादा एक्सपेंशन भी नहीं करेंगे, रिलीजियस मैटर में इंटरफेरेंस भी नहीं करेंगे। BN राव कमेटी जो है वो फॉर्म हुई थी टू कोडिफाई हिंदू लॉज इन 1941। बाद में क्या हुआ, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिंदू कोड बिल आया, जो BR अम्बेडकर लेके आए थे हिंदू लॉज को रिफॉर्म करने के लिए, जिसमें डाइवोर्स को लीगलाइज करना, अपोज करना पॉलीगैमी को, राइट टू ऑफ इनहेरिटेंस, तो इस तरीके से इक्वलिटी वगैरह लाने के लिए, और ये हिंदू कोड बिल आया था, कंट्रोवर्सी हुई थी। और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 था टू अमेंड द कोडिफाइड लॉज रिलेटेड टू द कम्युनिटीज़। ठीक है, तो लैंडमार्क जो केस हैं वो आपको पता होना चाहिए। शाहबानो केस 1985 आपका पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री का पूरा टॉपिक है। सरला मुदगल केस 1995, ये सरला मुदगल केस हम बाद में भी देखेंगे जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के अलावा एंटी कन्वर्जन पढ़ेंगे, तब भी ये लॉ इंपॉर्टेंट, ये केस लॉ जो है सरला मुदगल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 2-3 केस हैं और इसके अलावा ये बैकग्राउंड है। अगला टॉपिक है एंटी कन्वर्जन लॉज। तो अलग अलग स्टेट एंटी कन्वर्जन लॉ ला रहे हैं, अराउंड 9 स्टेट ऐसे हैं जो एंटी कन्वर्जन
लॉ ला चुके हैं। 1971 का ये जो आपका आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, उसी रिलीजन के फ्रीडम में जहाँ पर लिखा हुआ है कि देयर इज़ अ फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस और प्रोपोगेशन और प्रोफेस एंड प्रैक्टिस द रिलीजन, वहाँ पे ये पूछा गया 1977 में कि क्या प्रोपोगेशन के नाम पर कन्वर्जन किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपके पॉलिटी में भी लिखा हुआ है कि 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कन्वर्जन इज़ नॉट अंडर द प्रोपोगेशन, कन्वर्जन नहीं किया जा सकता। लेकिन वहाँ ये नहीं लिखा है पॉलिटी की लक्ष्मीकांत में कि उस केस का नाम था रेव स्टेन लियासस, ठीक है, जो भी है स्टेन इस लॉस, ठीक है, ऐसा कुछ याद रख लो यार, कोई उसमें वो दिक्कत नहीं है। जो लोग नॉर्थ इंडिया के उनको पक्का यहाँ पे थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जस्ट ट्राई टू रिमेंबर रेव स्टेन इज लॉस, ठीक है, स्टेन होती है ना, तो वो ये लॉस हो गई है, स्टेनिस लॉस, ठीक है। तो ये जो केस था 1977 का, यहाँ पर ये बोला था कोर्ट ने कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी एंटी कन्वर्जन लॉ जो है वो यहाँ पे सही है, अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ अर्लीस्ट एंटी कन्वर्जन लॉ जो लाए थे एमपी उड़ीसा, कहा था सही है। इसके अलावा इन्होंने दो चीज़ें बोली थी, उन्होंने ये नहीं बोला था कि म्यूचुअल फंड सही है, उन्होंने बोला था ये जो एंटी कन्वर्जन लॉज हैं ये सही है, फ्रीडम टू प्रोपोगेट। तो यहाँ पे दो चीज़ें बोली, एक तो आर्टिकल 19 के कॉन्टेक्स्ट में बोली और दूसरा बोली आर्टिकल जो 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में। तो कैसे आप ये चीज़ समझोगे कि फ्रीडम ऑफ प्रोपोगेट, इन्होंने बोला कि जो आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ प्रोपोगेशन है 25(1) में, उसमें उस फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट करने का कोई यहाँ पे प्रावधान नहीं है। और क्यों ऐसा नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि अगर प्रोपोगेशन के नाम पर कन्वर्जन करोगे तो जो पहली बात है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस वाला जो आर्टिकल, उसी आर्टिकल में बात है कॉन्साइंस की, वो कॉन्साइंस दूसरे का हट जाएगा। मतलब मान लो कि आपने किसी को कन्वर्ट किया ऑन द नेम ऑफ प्रोपोगेशन, आप कह रहे हो कि हम कन्वर्ट करेंगे बिकॉज इट इज़ द फ्रीडम ऑफ प्रोपोगेशन, लेकिन जब आप ऐसा कन्वर्जन करोगे तो उस बंदे का जिसको आपने कन्वर्ट कर दिया उसका फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस खत्म हो जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली है कि जो आर्टिकल 25 के अंदर प्रोपोगेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोफेस, ये जो 3 P's हैं 25 के अंदर, ये तीनों के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। मतलब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ये सारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन जो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है वो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस में उसके ऊपर कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिकॉज कॉन्साइंस इज समथिंग जो आपका एक बहुत ही प्योर और बहुत ही इंटीमेट एक काइंड ऑफ रिलेशन है बिटवीन द गॉड एंड द पर्सन। तो कॉन्साइंस पर कोई भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा भी कोर्ट कहता है। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस जो है उसके ऊपर कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो किसी को प्रभावित नहीं होना चाहिए। और अगर आपने कन्वर्जन किया तो उसका फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस टूट जाएगा। दैट्स व्हाई फ्रीडम टू प्रोपोगेट के अंदर फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं आता है, ऐसा कोर्ट ने बोला। इसके अलावा आर्टिकल 246 में यहाँ पर क्यों कह रहा हूं मैं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोर्ट ने ये बोला कि जो ये एंटी कन्वर्जन एक्ट्स हैं ये लाए करेंगे अंडर द एंट्री 1 ऑफ लिस्ट 2 और एंट्री 1 ऑफ लिस्ट 2। लिस्ट 2 का मतलब क्या है? 7 शेड्यूल की लिस्ट 2 का मतलब है स्टेट लिस्ट, जिसमें आपके अलग अलग प्रोविजन आते हैं, 61 प्रोविजन ऐसा कुछ है वहाँ पे, ठीक है। पहले 66 थे, बाद में 5 को कंकरेंट में ले जाया गया। किस किस को ले जाया गया कमेंट सेक्शन में बता देना, और नहीं आए तो रिकॉल दिमाग में जरूर कर लेना। तो 61 प्रोविजन जो है स्टेट लिस्ट में, जो लिस्ट है 246 के तहत जो 7 शेड्यूल बना हुआ है, और 7 शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट हैं, और उसमें जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट का पहला सब्जेक्ट एंट्री नंबर 1 जो है वो पब्लिक ऑर्डर है। और कोर्ट ने यही बोला कि ये जो एंटी कन्वर्जन लॉज हैं ये अंडर द पब्लिक ऑर्डर आते हैं, बिकॉज यहाँ पर कि ये सारी चीज़ें पब्लिक ऑर्डर को बचाती हैं जब हम एंटी कन्वर्जन लॉ बनाते हैं। तो ये चीज़ भी याद रखना है कि एंटी कन्वर्जन लॉ का पब्लिक ऑर्डर से भी लिंकेज है, एंड दैट्स हाउ यू नीड टू गो अबाउट इट। रेव स्टेनिस लॉस जो केस है 1977 का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब ऊपर मैंने साहबानो बताया था तो मैंने कहा था सरला मुदगल जो 1995 का है, ये 1995 का केस यहाँ पे दोबारा आ गया। और इसके पहले जब सबसे पहले हमने 1984 और 1995 पढ़ा था शुरुआत में, जहाँ पे हमने बात करी थी प्रदीप जैन और एक दूसरा जो केस था, तो वो चीज़ भी आपको याद रखनी है कि वो वही सॉइन ऑफ द सॉइल थियरी से रिलेटेड था। केसेस आपको इस तरीके से याद रखने हैं। सरला मुदगल केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि दैट कन्वर्जन टू इस्लाम, अगर कोई इस्लाम में इसलिए कन्वर्ट कर रहा है कि वहाँ पे पॉलीगैमी का फ़ायदा मिलेगा, तो ये चीज़ें जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, ये चीज़ें सही नहीं हैं, ठीक है। ये वैलिड नहीं है कि भाई पॉलीगैमी के लिए कन्वर्ट हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। ये 1995 में बोला गया। और लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ये बोला कि
देखो यूपी जहाँ आ गया वहाँ पे पनिशमेंट की बात जरूर आएगी, क्योंकि यूपी में पनिशमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। सो दैट्स वाई यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड रिलेट लाइक दिस कि वहाँ पे कुछ ऐसा बोला गया कि पनिशमेंट की ज़रूरत है। इसके अलावा एम चंद्रा वर्सेस एम थंगामुथु केस आंध्र प्रदेश एंड अनदर 2010 सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि कन्वर्जन के दो लॉ होने चाहिए कि एक तो कन्वर्जन होना चाहिए, देयर हैज़ टू बी कन्वर्जन, और दूसरा है कि एक्सेप्टेंस इनटू द कम्युनिटी, ठीक है। जहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, पता चला कोई एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा और कन्वर्ट भी हो गए, लेकिन वहाँ पे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग, दैट काइंड ऑफ टेस्ट, दैट काइंड ऑफ एनालिसिस वाज गिवन इन दिस केस। देन वी हैव द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो तुलु स्पीकर जो है डिमांड कर रहे हैं कि भाई ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस दे दो। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो 22 लिस्ट है, 8 शेड्यूल में नाम लिखे हुए हैं, नाम ये सारे याद रखना, ये सारे नाम याद मत कर रखना, सिंपली ये याद रखो कि क्या नहीं है ना, क्योंकि जब ऑप्शन आएगा तो एलिमिनेट आसानी से कर पाओगे। जस्ट रिमेंबर कि इंग्लिश यहाँ पर नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो 22nd यहाँ पे लिस्ट ऑफ 22 लैंग्वेजेस में नहीं है। तो कहीं पे भी इंग्लिश अगर लिखे, अगर जरूर देगा वो कहीं ना कहीं ऑप्शन में, तो आप वहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो कि भाई इंग्लिश यहाँ नहीं है। और आप ये भी बताओ कि जो नोट होता है करेंसी नोट, उसमें कितनी लैंग्वेज होती हैं, तो ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तुलु जो है वो द्रविड़ियन लैंग्वेज है, और जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है दक्षिण कन्नड़ के और उडुपी ऑफ कर्नाटका और कासरगोड इन केरला, क्योंकि कासरगोड जो है वो नॉर्दर्न केरला में आता है। सो दैट्स वाई नीचे का एरिया जहाँ पे आपको अलग अलग नेशनल पार्क मिलेंगे, है ना, तो वो याद रखो। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का वो सारा एरिया याद रखना वहाँ पे कि कौन सी काली रिवर फ्लो होती है कि नहीं होती है, और क्या वहाँ पे नेशनल पार्क हैं। तो अगर आपको वो सारी चीज़ें अभी पॉलिटी पढ़ते टाइम अगर मैं कह रहा हूँ और आपको याद आ रही, तो समझ जाओ कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो, क्योंकि ऐसा रिलेट करना और चीज़ें याद रखना काफ़ी बड़ी एक बात होती है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। ओके, सो ना ऑफिशियल लैंग्वेज जो है जो पार्ट आपका 15, 16, 17, जो 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज, जो आर्टिकल 343 से लेके 51 होते हैं वगैरह वगैरह। और लैंग्वेजेस जो हैं एडेड थ्रू, ऐसा नहीं कि लैंग्वेज कभी भी किसी को ऐड कर दो, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। ये बेसिक आपका लैंग्वेज वाला चैप्टर के बारे में डिटेल दे दी गई है। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो पॉलिटी की लक्ष्मीकांत में नहीं दिया, वो ये है कि ऑफिशियल लैंग्वेज के फायदे क्या होते हैं। फ़ायदा, सबसे पहला फ़ायदा ये है कि जो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसके मेंस के अंदर एक एग्ज़ाम जो है वो आप लिख सकते हो शेड्यूल लैंग्वेज में। आपको जो लैंग्वेज का पेपर होता है वहाँ पे आप उसमें एग्जाम दे सकते हो। एमपीएमएलए जो यहाँ पे आपने देखा होगा, एक माइक, वो माइक नहीं, जो आपका ईयरफोन लगाए होते हैं बड़ा सा, वो जो ईयरफोन होता है, हेडफोन होता है, उसके अंदर जो मतलब साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन का प्रोविज़न होता है। उसमें होता है कि वो तुरंत अगर कोई इंग्लिश भी बोल रहा है तो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर लैंग्वेज जितनी यहाँ लिखी है इनमें ट्रांसलेशन होने की वहाँ सुविधा होती है। अगर लैंग्वेज यहाँ नहीं लिखी, जैसे अगर तुलु लिख जाएगी तो कोई तुलु वाले लैंग्वेज का बंदा है तो वो इंग्लिश का ट्रांसलेशन तुलु लैंग्वेज में होने लगेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। इसके अलावा साहित्य अकेडमी जो है वो अलग अलग जो ये लैंग्वेज हैं इनके अवार्ड दिए जाते हैं, है ना। साहित्य अकेडमी अवार्ड जो होते हैं, जैसे नेपाली लैंग्वेज का, मराठी का, तो वहाँ पे उस लैंग्वेज को भी यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसकी जो लैंग्वेज की बुक्स वगैरह हैं उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द नेशन में भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, बिकॉज दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ओनली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो दिस इज़ द थिंग। एंड स्टेट की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, यूनियन की इतनी सारी ये पूरी लिस्ट वगैरह होती है। ठीक है, सो दिस इज देयर। एंड देन वी हैव द कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव बहुत ही न्यूज़ में थे, क्योंकि रिसेंटली जो है ये चीज़ें न्यूज़ में रही थी। कोऑपरेटिव के बारे में पढ़ सकते हो। 97th अमेंडमेंट एक्ट जो है 2011 का, जहाँ पे प्रोवाइड किया गया था, देखो 2-3 चीज़ों पे इम्पैक्ट किया गया था। पहला फंडामेंटल राइट, वहाँ पे ये बोला गया था कि राइट है कि टू फॉर्म द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, फंडामेंटल राइट बनाया गया। और 43B ऐड कर दिया गया डीपीएसपी के अंदर, जहाँ पे बोला गया कि वॉलेंट्री फॉर्मेशन कर सकते हो, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल और ये सारी चीज़ें। और एक 9th B पार्ट जोड़ दिया गया, तो एक पार्ट जोड़ा गया, एक डीपीएसपी जोड़ा गया और एक एफआर में कुछ जोड़ा गया। तो इस तरीके से जोड़ा हो गया, तीन चीज़ें जोड़ी गई। जैसे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में 2-3 चीज़ें जोड़ी गई थी, वैसे यहाँ पे 3 चीज़ें जोड़ी गई हैं। और 9th B के अंदर आर्टिकल 243 ZH से लेके ZT जोड़े गए। और सर फेडरिक निकल्सन को कहा जाता है फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, और ये सारी चीज़ें हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है उसने 97th अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके कुछ चीज़ों को यहाँ पे क्या किया, एनल कर दिया। और दीज आर द थिंग्स के जैसे स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड जो प्रोविज़न है, और जो इन्होंने ये बोला कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उससे रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो फाइन है, लेकिन जो स्टेट के एम्बिट में घुस रहे हो दैट थिंग इज़ नॉट प्रॉपर।
इसके अलावा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पॉलिटी में आपने पढ़ा भी होगा कि एनआरआई और ओसीआई में क्या डिफरेंस है। तो एनआरआई इंडियन सिटीजन होते हैं जिनके पास पासपोर्ट इंडिया का हो रहा है लेकिन रह बाहर रहे हैं, लेकिन ओसीआई जो हैं वो ओसीआई कार्ड होल्डर तो हैं सिटीजनशिप एक्ट में, लेकिन ये इंडियन ऑरिजिन के भी हैं लेकिन पासपोर्ट जो है वो फॉरेन पासपोर्ट है, मतलब वो सिटीजन कहीं और के ही हैं, लेकिन बस ये है कि ऑरिजिन उनका इंडियन है, ठीक है, और ओसीआई कार्ड होल्डर भी हैं, ठीक। सो दैट्स वाई यू विल फाइंड के अलग अलग मतलब बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे उनके जो हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो तक इंडियन ऑरिजिन है लेकिन अभी वो वहाँ के मेंबर हैं, वहाँ के कह सकते हो सिटीजन है। तो पासपोर्ट का बस डिफरेंस याद रखना कि एनआरआई का मतलब यही है कि यहाँ से कोई बाहर भी पढ़ने भी चला गया तो है तो वो यहीं का, लेकिन वो एनआरआई बोला जाएगा, लेकिन यहाँ ओसीआई में ऐसा नहीं है, उसे वहीं की सिटीजनशिप उसके पास होगी, ठीक है। इसके अलावा व्हाट बेनिफिट्स, तो यहाँ पे ऑल बेनिफिट्स, जो एनआरआई को सारे बेनिफिट मिलते हैं जो नॉर्मल होते हैं, जब भी वो इंडिया आएगा तो अपने बेनिफिट लेगा, ठीक है। लेकिन जो ओसीआई है क्योंकि वो इंडिया का सिटीजन नहीं है तो यहाँ पे कुछ फ़ायदे मिलते हैं, जैसे मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीज़ा, ठीक है, तो बार बार आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ों में एनआरआई के बराबर भी होते हैं लेकिन वहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर फार्म हाउस, ये सारी चीज़ों में जो है एक्सेप्शन है, ठीक है। और अदर चीज़ों में पैरिटी है, जैसे फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल फील्ड, ठीक। और इसके अलावा इंटर कंट्री एडॉप्शन जो है वो सब भी इक्वल होते हैं दोनों एनआरआई और ये। इसके अलावा जो प्रोफेशंस हैं जैसे उन सब चीज़ों में डॉक्टर, फार्मासिस्ट, इसमें भी, और पैरिटी विद द इंडियन नेशनल्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एयर फेयर टैरिफ्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग, वैसे ही एयर ट्रैफिक में अलग अलग थोड़ी ना लेना लोगों कि भाई ओसीआई कार्ड दिखाओ पहले, है ना सर, तभी हम आपको टिकट देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। हाउ कैन वन एक्वायर, तो यहाँ पे इंडियन सिटीजन, पर्सन इज एन इंडियन सिटीजन ऑलरेडी, लेकिन इनको यहाँ पे ओसीआई कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को यहाँ पे क्योंकि सेक्शन 7 ऑफ ओसीआई कार्ड लेना पड़ता है ना, तो 5 years एंड हु इज़ ओरिजिनली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 12 months, ठीक है। तो 5 years के लिए यहाँ पे 5 years एंड हु इज ओरिजिनली रेजिडेंट्स इन इंडिया फॉर 12 months बिफोर मेकिंग द एप्लीकेशन करने से पहले 12 महीने के लिए यहाँ रहने वाले हो और ओसीआई में रजिस्टर हो 5 साल के लिए, उसके बाद सिटीजनशिप यहाँ पे मतलब ये सारी चीज़ें ले सकते हो। इसके अलावा पार्ट 2 ये जो है सिंपल सिटीजनशिप एक्ट जो है, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिटी की न्यूज़ हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली सिटिंग को 75 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सिंपल सा आपका पॉलिटी का बेसिक डिटेल्स हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान के बेसिस पर बना था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसके अंदर कंपोजिशन क्या था। सिर्फ लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो सेकंड चैप्टर पढ़ोगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहीं ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। और इसमें कुछ नया है भी नहीं, एक भी लाइन नई नहीं है। और रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी, सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया कि भाई रिजर्वेशन इन प्रमोशन दो फॉर PWDs, क्योंकि राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 आया था, इसके अंदर 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया गया था। और यहाँ पे बहुत सारा मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी मीन्स अ पर्सन, और यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि नॉट लेस देन 40% ऑफ द स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, 40% से ज़्यादा अगर डिसेबल है तो उसको यहाँ पे कैटेगरी दी जाती है, मतलब। और 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ पे दिया जाता है, नॉट लेस देन 4%, तो 4% से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। तो यहाँ पे याद रखना नॉट लेस देन है वर्ड, तो यहाँ पे 5%, 6% ऐसा भी कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा केस जो है वो याद रखना, सिद्धाराजू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, सुप्रीम कोर्ट हैड कंफर्म दैट PWD हैव अ राइट टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन एज वेल एंड नॉट जस्ट इन रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट में भी है, प्रमोशन में भी है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन भी है, ठीक है। तो जो आपको याद होगा इंदिरा साहनी केस मना किया गया था, बाद में 77th अमेंडमेंट के थ्रू बदल दिया गया था। सो दैट्स वाई यहाँ पे भी ऐसे याद रखना कि ऐसा कुछ है। इसके अलावा नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड केस और राजीव कुमार गुप्ता केस, तो ये केस हैं गवर्नमेंट एड। सुप्रीम कोर्ट ने इंपॉर्टेंट चीज़ बोली कि आर्टिकल 32 में जो गवर्नमेंट जो एड देती है इंस्टीट्यूशंस को, जो आपकी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, तो वो कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। सिमिलर प्रोविज़न ये आया था कि जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो भी कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट तो इक्वलिटी का है। तो जो रिजर्वेशन है वो तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन वगैरह का पार्ट है, दैट्स वाई दिस इज नॉट द फंडामेंटल राइट। सिमिलर वे में यहाँ पे भी ऐसा बोला गया कि जो 30 क्लॉज 2 के अंदर जो गवर्नमेंट एड जो देती है वो भी फंडामेंटल राइट नहीं है। इसके अलावा सेडिशन 124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड्स, जो ये देशद्रोह है, इसके अंदर कुछ केस हैं जैसे रोमेश थापड़
केस 1950, केदारनाथ केस 1962 और कन्हैया कुमार केस 2017। इसके अंदर कुछ प्रोविज़न है जैसे पब्लिक ऑर्डर डिसरप्ट और ये सारी चीज़ें पढ़ लेने को। नॉन बेलेबल ऑफेंस है और यहाँ पे 3 साल की सज़ा और फाइन वगैरह है। बाकी ये न्यूज़ में कुछ ना कुछ बना ही रहता है हमेशा। और हेट स्पीच, तो यहाँ पे हेट स्पीच जो है, यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं है हेट स्पीच की। जैसे अगर सेडिशन की बात करोगे तो 124A बहुत ही पॉपुलर है, ठीक, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जब बात आती है हेट स्पीच की। हेट स्पीच की डेफिनेशन के लिए आप जाओ BPRD, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसने इसको डिफाइन किया है कि कोई भी लैंग्वेज जो इंसल्ट करे, थ्रेटन करे, टारगेट करे किसी इंडिविजुअल को ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी या कोई भी ट्रेट, जैसे उसका ओरिएंटेशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डिसेबिलिटी, कुछ भी